नेक्स्ट है Which of the following are important barriers in the equalization of educational opportunities? देखो, शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं क्या हैं? आपको पता है कि हमारे देश में, अगर मैं अपने देश की बात करूं तो यहाँ पर शिक्षा के जो अवसर हैं वो समान रूप से लोगों को नहीं मिलते हैं ना। मतलब इसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज होती हैं, वो भले ही कास्ट बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, या बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उनके अवसर जो होते हैं वो असमान होते हैं, मतलब किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो उनमें बहुत सारी बाधाएं हैं, वो आपको सेलेक्ट करनी है इसमें से, ठीक है। इनमें से कुछ बाधाएं होंगी और कुछ बाधाएं नहीं होंगी, तो आपको बाधाएं सेलेक्ट करनी है। देखो, अब हम एक एक इसको ऑप्शन को आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो, फर्स्ट है डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर। इकोनॉमिक मतलब उसकी आर्थिक स्थिति में अंतर। यहाँ पर सीधे सीधे आपकी पैसे की बात है ना, क्योंकि आर्थिक का मतलब ही है कि आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, और सुविधाएं आपको पता है कि वो आप पैसे से ही आती हैं। मोस्टली मैं इकोनॉमिक सुविधाओं की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो, आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका मैं आज के दौर का ले सकती हूँ ऑनलाइन एजुकेशन से, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से। क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो है एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा हैम्पर हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो है इस चीज की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप एक बात बताओ, जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके पास बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के लिए वो लोग जद्दोजहद करते हैं, क्या उनके बच्चों को ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रॉपर रूप से मिल रही है? देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका अभी तक कॉन्टेक्ट नंबर ही चेंज हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो उन तक स्कूल वाले पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं, मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही, मैं आपको उन स्कूल्स की बात नहीं कर रही जो हाई फाई स्कूल्स हैं, है ना, क्योंकि उन लोगों के पेरेंट्स इतने अवेयर हो जाते हैं, उन लोगों के पेरेंट्स को पैसे की इतनी चिंता नहीं होती, उनको अपने बच्चे की एजुकेशन पर ध्यान देते हैं वो लोग। लेकिन अगर मैं गरीब लोगों की बात करूं, है ना, जो बिल्कुल पुअर कैटेगरी से हो गए, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, इन बेचारों के पास क्या है? इन लोगों को अपनी रोटी की ज्यादा टेंशन है बजाय कि बच्चों की पढ़ाई के। तो इन लोगों के पास ना बेसिक मोबाइल फोन्स मिलते हैं, ना इनके पास आपको लैपटॉप्स मिलेंगे, ना इनके पास आपको टैबलेट्स मिलेंगे। कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? इनके बच्चों को क्या ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से मिल पा रही है? तो इसका आंसर है नो, यानी कि इनको शिक्षा में समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत लो है, इनके पास पैसे नहीं है ना, सिंपल भाषा में कहूं तो यानी कि ये एक बैरियर होगा ही होगा, ठीक है। ये तो भाई जग जाहिर है, आप देख सकते हैं। मैंने एक दिन मैं न्यूज चैनल पर देख रही थी, एक बच्चा जो है गरीब घर का है, तो उसके मम्मी से या पापा से उन्होंने पूछा रिपोर्टर्स ने कि क्या आप कैसे पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ाएं कहाँ से मैडम, हम तो खाने के ही हमारे पास बड़े वो हो गए हैं, तो हम कहाँ से क्या पढ़ाएंगे? अभी पढ़ाने की सुध नहीं है उनको अपना पहले खाना चाहिए, क्योंकि भाई जीने के लिए सबसे जरूरी तो आपका ये खाना है ना, वही नहीं मिल पा रहा है इन बेचारों को, तो ये कहाँ किस एजुकेशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये तो ऑब्वियसली एक बैरियर होगा। फिर है जेंडर डिस्पैरिटीज की। देखो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर रही हूँ, ठीक है, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि जिनको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। बेसिक यही है, वरना आंसर की तो आपके पास भी आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जेंडर डिस्पैरिटीज की बात करें तो मेल फीमेल वाली वही जेंडर कंस्ट्रक्ट्स या जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात आ जाती है ना। देखो, जब पहले के जमाने में, आज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, मतलब मैं खुद देखती हूँ, नोट करती हूँ कि चीजें चेंज हो गई हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियां हैं तो स्कूल नहीं जाएंगी, है ना, मतलब उनको तो घर का ही काम करना है, या फिर आगे उनकी शादी हो जाएगी, घर संभालना है, या जो भी थिंकिंग होती थी। और मेल्स को थोड़ा एजुकेशन पे जोर दिया जाता था। इवन जो हमारे बड़े बड़े महान नेता हुए, उनमें से भी कई लोग, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ लोगों की ऐसे थिंकिंग थी कि भाई नहीं, ठीक है, फीमेल्स को नहीं, पहले मेल की एजुकेशन कंप्लीट करो, मतलब मेल्स को इनरोल करो पहले स्कूल में, उसके बाद हम फीमेल्स के बारे में सोचेंगे। जब मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पढ़ रही थी, मतलब अपने टाइम में जब अपनी तैयारी कर रही थी, तब बता रही थी, उस टाइम पे मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, तो उनमें ये चीज लिखी हुई थी। तो मैंने खुद फील किया कि जेंडर डिस्पैरिटीज हर कदम पर है ना। तो जेंडर डिस्पैरिटीज की वजह से ऑब्वियसली लड़कियों को थोड़ा सा पीछे ही रखा गया एजुकेशन के मामले में, और मेल्स को हमेशा आगे बढ़ाया गया, ठीक है। और आज भी अगर हम देखें तो आप हर फील्ड में देख लो कि महिलाओं का स्टेटस या फिर महिलाओं की जो संख्या है वो कम होती है। मैं टीचिंग लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, टीचिंग लाइन में क्योंकि महिलाएं ज्यादा मिलती हैं, वो इसका रीजन यही है क्योंकि वो कहते हैं ना कि देख रेख केयर, इसके पीछे भी एक जेंडर कंस्ट्रक्ट ही है, जेंडर स्टीरियोटाइप ही है कि भाई ठीक है, आप अपना घर भी संभाल लोगी, आप मतलब टीचिंग प्रोफेशनल लाइफ भी संभाल लोगी और पर्सनल लाइफ भी संभाल लोगी, ठीक है। यहाँ भी जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये नहीं है कि यहाँ पर नहीं है। तो मतलब यहाँ पर खैर बात ये है कि भाई जेंडर डिस्पैरिटीज की वजह से लड़कियों को जो है कम पढ़ने की वो मिली थी। अगर लड़कियां पढ़ भी रही थी तो 12वीं तक कर लेती थी, या फिर 8वीं तक कर लेती थी। इवन मेरे पड़ोस में भी कुछ लोगों की ऐसे थिंकिंग है कि ठीक है, 8वीं तक पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ ली तो बस अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी तो मम्मी पर है, पापा पर है ही नहीं। तो मतलब वो वाली चीजें हैं, है ना। तो मतलब जेंडर डिस्पैरिटीज की वजह से भी ये जो
मतलब इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, ये एक बैरियर है जेंडर डिस्पैरिटी भी, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो है लड़कियों को हमेशा से पीछे रखा गया और लड़कों को हमेशा आगे बढ़ाया गया। मैं आज के सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है हर किसी की फैमिली में नहीं होता ऐसा, लेकिन मैं मोस्टली बात कर रही हूँ आपको, ठीक है, वो आप सभी को पता है कि ये चीजें हैं, आज भी हैं ये चीजें, है ना, आज भी शादी पर ज्यादा एजुकेशन पर कम जोर दिया जाता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कॉमन स्कूल सिस्टम। देखो कॉमन स्कूल सिस्टम इज नॉट अ बैरियर, ये आप हटा देना इसको पहले से। क्यों हटा देना इसको? देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम की सबसे पहले बात की गई थी 1964 के एजुकेशन कमीशन में, जिसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, 94-96 तक चला था। उसके बाद एमपी 1968 में जिक्र किया गया, उसके बाद एमपी 86 में जिक्र किया गया इसका, ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम लाएंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई किसी तरह का डिवीजन नहीं रह जाएगा, ना सरकारी स्कूल होंगे ना प्राइवेट स्कूल होंगे, मतलब एक ही लेवल के स्कूल होंगे, ठीक है, एक ही लेवल के स्कूल होंगे, उनका ऐसे सेग्रीगेशन नहीं होगा, ये प्राइवेट स्कूल है, ये भाई सेमी प्राइवेट है, या फिर ये इस तरह का स्कूल है, ये एनजीओ चला रहा है, ये वो चला रहा है, या फिर ये सरकारी स्कूल है। मतलब एक सिस्टम लाना है और हर बच्चा जो है इन सिस्टम मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में आएगा और मतलब शिक्षा ग्रहण करेगा, तो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी, ठीक है। और ठीक भी है, अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट का ये भेद ही मिटा देंगे तो हर बच्चा हर तरह एक ही तरह के स्कूल में पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली हर सेक्टर से हर स्टेक होल्डर का इसमें अपना पूरा एफर्ट होगा, 100% होगा। भाई सरकारी स्कूल के टीचर्स के बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े बड़े हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों के बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, तो वो भी थोड़ा ध्यान देंगे कि हमें स्कूल मैनेजमेंट पे और इन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल रखना है कि हाँ भाई एजुकेशन सिस्टम जो है वो सुधरे, ठीक है। वो भी नेताओं पर प्रेशर बनाएंगे, है ना, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, तो मतलब ये चीज एक बैरियर नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी चीज है कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करें तो, ठीक है। लेकिन ये आया नहीं अब तक इंडिया में, ठीक है, ये भी बात सुन लो। डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको पता ही है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बेसिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, हर तरह का कोच मिलता है आपको वहां पर, हर तरह की एक्टिविटीज वहां पर मिलती है। फिर अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको टीचर रिक्रूट होके मिलते हैं, है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स बेकार मिलते हैं, जो भी है, मतलब हो सकता है कुछ टीचर्स का एटीट्यूड ऐसा होता है कि ठीक है सरकारी नौकरी है कर लेंगे जिस तरह से बढ़ रहा है मामला, है ना। फिर ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो बच्चों को पूरी नहीं मिलती हैं, टॉयलेट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, सफाई नहीं होती है वहां पर, ठीक है। और मतलब बैठने की डेस्क, कई लोग तो बच्चे दरी पर बैठे रहते हैं, घंटों घंटों दरियों पर बैठे रहते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा मिल जाती हैं, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में कम रहती हैं, तो इस वजह से भी डिस्पैरिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि ए, बी और डी होगा, ठीक है। तो ए, बी, डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ मेजर कंसर्न ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। ये आपका क्वेश्चन लैंग्वेज डेवलपमेंट से और लैंग्वेज टीचिंग से आ गया है, ठीक है, ये वाला। देखो पिछला जो क्वेश्चन था वो आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम से था, एक अगर मैं कहूं तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसमें इक्वालिटी इक्विटी, वहां से वो क्वेश्चन आया था आपका, और ये आपका आया है बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट एरिया से। मतलब इसमें सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात नहीं है यहाँ पर बेसिकली जो लैंग्वेज टीचिंग है या फिर लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज नॉट अ मेजर कंसर्न, तो आपके सामने 4 चीजें हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जो है मुख्य कंसर्न की बात नहीं है हमारे लिए अगर हम बच्चे की लैंग्वेज कॉम्पिटेंस की बात करें, ठीक है। देखो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस होता क्या है? अगर बच्चा भाषा का उपयोग जो है बड़े अच्छे तरीके से कर पा रहा है अपनी रियल लाइफ में, दैट इज हिज और हर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो मतलब अगर वो भाषा को समर्थता के साथ यूज कर पा रहा है ना, सबसे कम्युनिकेट, देखो भाषा का मेन मकसद क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन कर पाए, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ये वरदान मिला है भगवान की तरफ से कि हम लोग जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। एनिमल्स वगैरह में ऐसी चीजें नहीं होती कि वो हर चीज को समझा सके, हर इमोशन को बोल के समझा सके, लेकिन हमें ये मिला है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बेसिक हमारा काम होता है कि बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज यूज करने में एफिशिएंट हो पाए, है ना, फ्लुएंसी आ पाए, करेक्ट हो पाए वो चीज में, उसको ग्रामर अच्छे से आए, मतलब ग्रामर ना भी आए तो वो चीजें नहीं होती है, लेकिन फ्लुएंसी जो है मतलब बोल पाए वो अच्छे से, है ना। मेनली हमारा यही होता है क्योंकि हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। भाषा का मेन रोल होता है कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, वो कम्युनिकेट आप चाहे लिखित रूप से करिए चाहे आप मौखिक रूप से करिए, वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो बताओ फटाफट इसमें क्या आंसर होगा। देखो इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी, यानी कि उच्चारण और साक्षरता। साक्षरता में आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों आ जाती है ना, स्पीकिंग। देखो आप बोलना सीख जाएं, आप पढ़ना और लिखना सीख जाए, बेसिकली साक्षर वो कहलाता है जिसको पढ़ना या लिखना आता है ना। रीडिंग और राइटिंग आती है, अगर रीडिंग करें और राइटिंग, ये 2 बेसिक चीजें आनी चाहिए तब आप साक्षर कहलाते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ उच्चारण, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है, आपका आर्टिकुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वही गलत है तो आप दूसरों तक अपनी बात समझा कैसे पाएंगे, है ना। तो ए ऑप्शन तो
बिल्कुल कंसर्न है, तो इसमें नॉट पूछा जो नहीं है। इनहैंसिंग वोकैबुलरी क्वांटम, देखो वोकैबुलरी क्या होती है, आपके दिमाग में ना, बच्चों के दिमाग में एक शब्द भंडार होता है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता जाता है जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। पहले थोड़े से वर्ड्स होते हैं, फिर कुछ और नए वर्ड सीखता है, फिर कुछ और नए वर्ड सीखता है, और इस तरह से वोकैबुलरी जो शब्द भंडार है वो उसका अपने आप बढ़ता चला जाता है। इसमें आपको स्पेसिफिक रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है शब्द भंडार बढ़ाने की। जब आप लैंग्वेज सिखाएंगे ना, उसको बोलना पढ़ना लिखना ये सारी चीज सिखाएंगे, तो अपने आप आपका शब्द भंडार जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसमें स्पेसिफिकली आप करते नहीं है कि आज 5 वर्ड सिखाएंगे, अपने दिमाग में डालो, कल हमने 5 वर्ड सीखने, ये भी अपने दिमाग में डालो। ऐसे बच्चा कभी भी रट नहीं सकता वर्ड्स को। वो डेली लाइफ में जितना यूज करेगा, यूज कैसे करेगा, जब वो राइटिंग करेगा, जब वो रीडिंग करेगा, रीडिंग करते करते उसको बहुत सारे नए शब्द पता चलते हैं, है ना। रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़कर समझना भी होता है। तो इन चीजों के थ्रू शब्द भंडार अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इसकी हमें ये मेजर कंसर्न नहीं है। देखो कंसर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा है मेजर कंसर्न। देखो हमेशा पेडागोजी के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शंस गलत होते हैं। हाँ, कुछ ऑप्शन सही होते हैं, कुछ ज्यादा सही होते हैं, तो हमें ज्यादा सही वाले को चुनना होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर होगा बी। ठीक है, अब बाकी को देख लेते हैं। एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड क्रिएट, भाई ठीक है, लैंग्वेज का यूज करना और उसको क्रिएट करना। नोवेल अटरेंसेस कई बार हम यूज करते हैं। देखो बच्चा जो है कई बार ऐसे सेंटेंस बोल जाता है, हमें लगता है अरे ये तो आज इसने नई चीज बोल दी है ना, ये तो हमने सिखाई नहीं थी या तो इसने पढ़ी नहीं थी। तो ये लैंग्वेज का, हमारे जो चॉम्स्की कहते हैं ना कि हमारे अंदर लैड सिस्टम है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हमारे दिमाग में, वो अपने आप एक्टिवेट होती जाती है जैसे हमें लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट मिलता है। ठीक है, तो क्रिएट तो बच्चा अपने आप कर लेता है धीरे धीरे। हम हर चीज नहीं कहते कि अब आपको ये बोलना है, इस सिचुएशन में आपको ये बोलना है। वो अब जब आप लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाते हैं ना अपनी में, तो अपने आप नई चीजें भी बोल पाते हैं जो आपने आज तक पहले कभी यूज नहीं की थी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना। मैंने कहा कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का। ठीक है, तो ए सी डी तीनों होंगे, लेकिन ये जो बी है ये मेजर कंसर्न नहीं है। कंसर्न हो सकती है बट मेजर नहीं है। ओके, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, यू हैव एडमिनिस्टर्ड ए टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स टू क्लास 5th। भाई आपने क्लास 5 के बच्चों का जो है मैथ्स का टेस्ट लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इट, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। सपोज 40 बच्चे थे तो मोस्ट ऑफ में कितने आ जाएंगे, 35 और 36 के अराउंड तो आ जाएंगे ना। इतने बच्चे फेल हो गए और सपोज 35 फेल हो गए और 5 पास हुए, यानी कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर अनदर टेस्ट। अब ये जो टेस्ट हुआ है ना, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं तो। ठीक है, क्योंकि आप यूनिट टेस्ट लेते हो बीच में, है ना, उसके बाद आप उन टेस्ट का रिजल्ट देखते हो, फिर देखते हो कि आपको अब क्या करना है। और समेटिव टेस्ट की बात करें तो वो एंड में होता है इवैल्यूएशन के लिए, वो आपका सीधे मूल्यांकन होता है, उसमें फिर आपकी सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है। तो समेटिव नहीं होगा, फॉर्मेटिव नहीं होगा। अब इसने कहा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक और टेस्ट। वो टेस्ट कौन सा होगा? भाई फॉर्मेटिव तो आप ले चुके हैं ना, अब आपको क्या करना होगा। जब आपने फॉर्मेटिव लिया तो आपने देखा कि मतलब मोस्टली बच्चे फेल हो गए, मतलब गड़बड़ कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज में रही है ना। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ ही पास हो रहे हैं। यानी कि आपने या तो टेस्ट जो है बहुत डिफिकल्ट दे दिया, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं है, या तो आपने बहुत डिफिकल्ट टेस्ट दे दिया है, या आपने मतलब ऐसा टेस्ट दे दिया है मतलब जो कंसेप्ट बच्चों को कराए नहीं गए, आपने एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख ली, मतलब वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे डायग्नोसिस। ठीक है, बच्चों का आप डायग्नोसिस करेंगे, नैदानिक परीक्षण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर कमियां कहां रह गई। और फिर डायग्नोसिस कर दिया, उसके बाद आप करेंगे रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये है मेन बात। तो इस तरह से पूरा चार्ट चलता है। आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, ठीक है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं, यहाँ पर जो जितने भी लूप होल्स होते हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। फॉर्मेटिव लिया, इसमें आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, आपने फिर डायग्नोस किया बच्चों को कि भाई क्या कमियां रह गई, क्या कारण रहे, फिर आपने रेमेडियल टीचिंग ली। तो ये एक साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है, मास्टरी टेस्ट नहीं होगा, मास्टरी टेस्ट तो अलग होता है, उसमें कंसेप्ट लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसमें नंबर पर ध्यान दिया ही नहीं जाता। ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्वेश्चन था। ठीक है, सीधे सीधे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से देखो, अब ये जो पिछला क्वेश्चन था, आपने अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोसिस टेस्ट पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन इजी, मतलब ये चीज आपको, अगर आप किसी बुक को भी पढ़ रहे हैं तो आप हर बार ये चीजें पढ़ेंगे नहीं कि ऐसे आपने टेस्ट दिया। ये एग्जांपल जो है ना, आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके बेस पर बनता है, फिर आपको अप्लाई करना है कि आपने कितनी अच्छे से थ्योरी कवर की है ना। तो मतलब इसमें टेस्टिंग और इवैल्यूएशन से था वो। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर। तो माइक्रो टीचिंग ये अगर आपने पढ़ी है तो बहुत डायरेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा।
कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। ठीक है, तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, यानी कि विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। देखो जो हमारी टीचिंग होती है वो एक प्रोफेशनल स्किल्स होती है। ठीक है, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन देखो हर बच्चा करता है ना, ग्रेजुएशन हर बच्चा करता है, तो सब लोग करते हैं, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन जब आपने स्पेशली डाइट की है, ठीक है, डाइट की या जेबीटी की या फिर बीएलएड की, ठीक है, बीएलएड की या फिर आपने डीएलएड की, तो इसमें जो है स्पेशलाइजेशन आ गया। यहाँ पर आपको प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं ना, मतलब 1st to 8 तक के बच्चों को कवर किया जाता है बेसिकली। हालांकि आप टीचर बनते हैं पहली से 5वीं तक के ही, लेकिन मतलब कराया इसमें 8वीं तक के बच्चों का एक्सपीरियंस जाता है। तो ये एक प्रोफेशनल स्किल है। तो माइक्रो टीचिंग इसी का एक पार्ट है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आप एक स्मॉल ग्रुप में, सपोज मैं आपको अपने उस स्पैन को याद करने के लिए बोलूंगी जब आपने डाइट वगैरह की होगी। ठीक है, तो आप लोग स्कूल्स में पढ़ाने जाते थे, है ना, टीचिंग करते थे, तो क्या होता था कि आपको सुपरवाइज करने के लिए भी कोई आता था आपके स्कूल, आपके कॉलेज से या जो भी है। ठीक है, कई बार आप लोगों की कुछ ऐसी डेमो क्लासेस होती होंगी कि भाई एक को डेमो देना है, बाकी सब उसको ऑब्जर्व करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो इसी तरह की एक टीचिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। एक तरह से आप अपनी स्किल्स को, अपने आप को देखते हैं कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं, किन चीज में आप बेहतर कर पाए हैं और कौन सी कमियां हैं। ठीक है, एक छोटे से ग्रुप में हो सकता है कि आपने 15-20 मिनट के लिए एक डेमो क्लास दे दी, आपके पीयर्स जो हैं, मतलब आपके जो सहकर्मी हैं, कलीग्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब लगे हुए हैं, कलीग नहीं है तो आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं वो बैठ सकते हैं, 4-5 लोग, फिर आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, आपको फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ भाई ये आपकी चीज हमें अच्छी लगी, ये इसमें थोड़ी सी आपको सुधार की जरूरत है। तो इस तरह की चीजें होती है माइक्रो टीचिंग में। ओके, तो मतलब स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए होता है कि आप अपनी स्किल्स को जो है निखार पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ, एक टीचर जो है बहुत इफेक्टिव होगी अगर ही और शी यूजेस ए गुड इंस्ट्रक्शन एड्स। देखो अब यहाँ पे जो है सारे ऑप्शंस, ये मत सोचना कि भाई मैडम आपने ये क्यों बता दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको बेस्ट देखना है, सबसे बेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कई ऑप्शंस आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन बेस्ट को चूज करना है। तो फटाफट से आंसर करो। ही और शी यूजेस ए गुड इंस्ट्रक्शन एड, ही शी हेल्प्स स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, ही शी हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग, स्टूडेंट स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, तो भाई एक टीचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर वो इनमें से क्या करता है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो इंस्ट्रक्शन एड्स तो सप्लीमेंट्री होते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन एड्स से यूज कर लेना ही आपकी लर्निंग को इनहेंस नहीं करता है। उसको मतलब टीचिंग एड्स, ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, लेकिन अगर आपको ही पढ़ाना अच्छे से नहीं आ रहा, आपने एक एड दिखा दिया, चार्ट दिखा दिया, ठीक है, आपने एक ऑडियो विजुअल एड दिखा दिया, बस लो भी सीख लो, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा ना। मतलब ठीक है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपको टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए, लेकिन मोर इफेक्टिव ढूंढना है आपको। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब स्टूडेंट स्कोर हाई मार्क्स, ठीक है, तो ये हाई मार्क्स तो आपका परफॉर्मेंस गोल्स पर आ गया, ये हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। कुछ बच्चे रट के भी हाई मार्क्स ले आते हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर है कि ही और शी हेल्प स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन और ही और सी स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग। तो देखो अब इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ और फिर आपको आंसर बताऊंगी। यहाँ पे क्या है कि आप बच्चों को मदद करते हैं कि बच्चे क्वेश्चन पूछें। ठीक है, आप विद्यार्थियों की, जैसे कि आप बच्चे कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ भी चलो बेटा कुछ पूछ लो अगर आपको नहीं समझ में आया, तो ये उस टाइप की बात हो गई। लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि सी है क्यों। जो मास्टरी लर्निंग है ना, दो तरह की लर्निंग या फिर लर्निंग गोल्स होते हैं। एक तो होते हैं मास्टरी लर्निंग गोल्स, ठीक है, और एक होते हैं परफॉर्मेंस लर्निंग गोल्स। ठीक है, परफॉर्मेंस लर्निंग गोल्स और एक होते हैं मास्टरी लर्निंग गोल्स। परफॉर्मेंस लर्निंग गोल्स में आप सिर्फ मार्क्स पर फोकस करते हैं कि आपने जितना पढ़ाया आप पेपर में कितना लिख पाए, है ना, सिर्फ स्टैटिक है एक तरह से। इसमें कोई भी रिजिड तरीका है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, जिसके 100 में से 100 आ गए, 100 में से 95 आ गए, वो बच्चा बहुत अच्छा है। जिसके अगर 40 रह गए, 56 रह गए, वो तो बिल्कुल नालायक है, उसको कुछ नहीं आता है। ये इस टाइप की लर्निंग गोल्स है ना। और अगर हम मास्टरी लर्निंग गोल्स की बात करूं तो इनका मतलब होता है कि आपको बच्चे को कंसेप्ट को मास्टर करना सिखाना है, कि जो भी कंसेप्ट है उसमें बच्चा मास्टर्स कर पाए। भले ही वो पेपर में ना लिख पाए, लेकिन जब आपसे पूछो ना बेटा ये क्या होता है, तो वो अपनी भाषा में इस तरह से समझा दे आपको कि आपको लगे कि वाओ क्या नॉलेज इसकी मिली है ना। कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन पर यहाँ पर ध्यान होता है, यहाँ पर मार्क्स पर या नंबर्स पर ध्यान नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे ना लिखने के भी चोर होते हैं, वो लिखते नहीं है, उनका मन ही नहीं करता लिखने का। उनसे पूछो बेटा इसका आंसर क्या होगा, हाँ मैडम ये आंसर होगा, उनको सब पता होता है लेकिन लिखते नहीं है। तो पेपर जो आपका ये पेन पेपर टेस्ट होता है ना, ये हमेशा आपका अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकता है कि आप कितना बेटर सीख पाए हैं। मास्टरी लर्निंग गोल्स हमेशा कहा जाता है एजुकेशन सिस्टम में कि आपको फोकस करना है मास्टरी लर्निंग गोल्स पर। ठीक है, इन गोल्स पर जब आप फोकस करेंगे तब देखेंगे आपकी बच्चों में बहुत सुधार होगा। आपने कई IAS IPS के आपने इंटरव्यूज देखे होंगे जब कहते हैं कि हम तो 10वीं में से 50% लेकर आए थे, हम सिर्फ 60% लेकर आए थे, लेकिन अब वो IAS IPS बन चुके हैं। वो क्यों बन चुके हैं? क्योंकि उनके जो गोल्स थे वो मास्टरी लर्निंग गोल्स थे।
थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन पर और उन चीजों पर ध्यान दिया, सिर्फ मार्क्स पर या आपने परफॉर्मेंस पर नहीं ध्यान दिया। और देखो परफॉर्मेंस वाले में यहाँ पर कंपैरिजंस होते हैं, ठीक है, इसलिए सरकार जो है ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आई थी कि यहाँ पर कंपैरिजंस हो रहे थे परफॉर्मेंस लर्निंग गोल्स में, ठीक है। तो मतलब इसमें ये बोला जाता है कि भाई ठीक है, बच्चों के नंबर आ गए, आप रैंकिंग कर दो फिर बच्चों की, है ना, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो परफॉर्मेंस गोल्स हमेशा याद रखना कि परफॉर्मेंस लर्निंग गोल्स आर नॉट बेटर देन द मास्टरी लर्निंग गोल्स। सो मास्टरी लर्निंग गोल्स आर ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस लर्निंग गोल्स, ठीक है। तो टीचर को हमेशा मास्टरी लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड टू बी मेड इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन अर्ली प्राइमरी ईयर्स, दैट इज अप टू 4th। भाई अर्ली प्राइमरी ईयर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर खैर क्लास 4th की बात की है। तो उन्होंने कहा है कि कौन से तरह के एफर्ट्स जरूरी है मैथमेटिक्स को लर्न करने में, है ना। देखो मैथ्स क्या होता है, मैथ्स का आपको सबको पता है कि अगर बचपन से ही डर बैठ जाए मैथ का तो फिर आगे तक बच्चा सुधार नहीं कर पाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे ये आपको बताना है ना। डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, भाई उसकी अधिगम कठिनाइयों को पहचाने, एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना, कंप्लीटिंग द कोर्स कॉम्पिटेंसीज, या फिर इंश्योरिंग रेगुलरिटी इन अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। तो ये तो होएगा नहीं है, मतलब अटेंडेंस में रेगुलरिटी से क्या मैथ्स आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। फिर कोर्स को सिर्फ कंप्लीट करने से मैथ्स आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पर बात आई दो चीजों की, ठीक है। अब इनरिचमेंट प्रोग्राम, देखो जब थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना तो उनको इनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, छोटी छोटी वर्कशॉप लगाई जा सकती हैं, वो सारी चीजें बड़े बच्चों के लिए तो इफेक्टिव है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना प्री प्राइमरी अर्ली प्राइमरी बच्चों की, तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन इन प्रोग्राम्स की वैल्यू क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। हमें यहाँ पर डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज पर ध्यान देना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपने सुना होगा कि एरर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एरर्स अगर आपको पता चल गया कि बच्चा क्यों और कैसे एरर कर रहा है तो आप उसकी लर्निंग डिफिकल्टी पहचान सकते हैं। और मैथ्स में एरर इज वेरी कॉमन, जैसे कि सपोज 74 है, 25 है, 26 लगा लो, ठीक है। 6 और 4 10 होते हैं, कई बच्चे यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे इनको माइनस कर देते हैं। अगर आप इसमें से माइनस करना देंगे तो क्या करेंगे कि 6 में से 4 माइनस करके 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 2, इस तरह के आंसर लाते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है ना। यहाँ पे उसका वंस टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यहाँ पे उसको कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये एरर्स उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को ट्रैक करने में बहुत हेल्प करते हैं। यहां से आप बच्चे की बेसिक समझ पर पहुंच सकते हैं। अगर टीचर हैं आप अच्छे तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हाँ भाई बच्चे ने एरर क्यों किया है। तो एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से बनता है ये क्वेश्चन की डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, कि आप पहले लर्निंग डिफिकल्टी पहचानो बच्चे की। अगर आपने इस टाइम पे लर्निंग डिफिकल्टी पहचान ली ना तो आगे बच्चे को दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन अगर ये डिफिकल्टी उसके साथ बनी रही, सिर्फ आप नंबरों पर ध्यान देने लगे कि नहीं आपने पढ़ा नहीं, आपने डंडे से मार दिया, 2 आपने डांट लगा दी, तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो बड़े बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन वो इसके लिए नहीं होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए आपको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, ठीक है। ये अगेन आपका टीचिंग एंड लर्निंग से आ गया, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग, बेसिकली देखो टीचिंग एंड लर्निंग में क्या है ना, आपके सामने सिचुएशन ही आएंगी ऐसी पेपर में और आपको बस हैंडल करना है कि आपने जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है बच्चे के बारे में, चाइल्ड सेंटर्ड नॉलेज जो है आपकी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, एनपी क्या कहती है, एनसीएफ क्या कहता है, अगर आप इन सब चीजों को जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एंड इमोशनल मैच्योर पर्सन। तो इनमें से कौन सी एक सोशली और मैच्योर इमोशनल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर करो इसका। ही मेक्स कन्फर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशन हिज प्राइमरी गोल्स, मतलब सोशल एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म करना, एक तरह से सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना उसका प्रमुख लक्ष्य बना लेता है, तो ये होगा, ठीक है। नहीं बताना है क्या नहीं होगी, ठीक है, क्या होगी उससे मतलब नहीं है, क्या नहीं होगी उससे मतलब है, ठीक है। इज रिलेटेडली फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, ठीक है, अगर वो बिल्कुल मतलब दुश्चिंता और मतलब एंग्जाइटी मतलब डर से और इन चीजों से मतलब घबराहट से अगर वो बिल्कुल फ्री हो जाए, इन सब चीजों के बारे में ना सोचे, ठीक है। उसको अपने इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करना आ जाए, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा हो और पॉजिटिव आउटलुक हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, अगर बी, सी और डी की बात करूं तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एंग्जाइटी रहेगी तो किस तरह से सोशल और इमोशनली मैच्योर है, नहीं है ना वो मैच्योर। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने में वो अगर घबराता है, ठीक है, या फिर वो डरता है किसी चीज से, तो वो सोशली इमोशनल मैच्योर पर्सन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारे इमोशनल मैच्योर पर्सन के गुण हैं। लेकिन अगर हम बात करें ए की, यहाँ पे कहा है कि सिर्फ सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना। क्या आपको लगता है कि सोसाइटी की हर चीज बहुत सही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरा समाज भी एक बात कहे ना, अगर वो कहे कि नहीं ये ठीक है और
एक इंसान की भी अलग राय हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इंसान गलत होगा, हो सकता है पूरा समाज गलत हो। तो सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना पहला एम नहीं है। आपने अगर कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है मोरल डेवलपमेंट की, ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, तो उसमें आप देखना कि उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि जो लास्ट की 2 स्टेज होती है, जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस होती है, वहां पे बच्चा सही गलत में एग्जैक्टली सोचना स्टार्ट करता है। मतलब एक्चुअल प्रोसेस जो होता है ना, समाज से अलग कट के वो वहां पे सोचना शुरू करता है कि हाँ भाई ये कौन सी चीजें हैं जो मतलब सच में ह्यूमैनिटी के लिए सही है कि नहीं है ना। तो मतलब सोशल एक्सपेक्टेशन पे सिर्फ आप खरे उतर जाओ तो आप सोशल और इमोशनल मैच्योर पर्सन होगे, ये आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है ना। हमें हमेशा सोसाइटी की बुरी चीजों के प्रति जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके प्रति आवाज उठाने भी हमें आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि अगर मैं होती एग्जाम दे रही होती तो मैं ऑप्शन डी लगा देती इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले मैं आपको समझा दूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुलाइज प्राइमरी रिजल्ट ऑफ, ठीक है। देखो मैंने ये क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। देन आई चेक द आंसर की, और आंसर की चेक की तो मुझे पता चला कि लर्निंग आंसर है। फिर मुझे लगा कि भाई लर्निंग गलत होगा, क्योंकि आंसर की हमेशा सही, 1-2 क्वेश्चन हमेशा गलत होते ही हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा सर्च किया, इसके ऊपर रिसर्च की, तो देखो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की क्लास 11th की, उसमें एक लर्निंग चैप्टर है, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया उसमें, लेकिन अगर मैं आपको उससे समझ से बताऊं तो ये लर्निंग होगा इसका आंसर, ठीक है। वो क्यों होगा आप थोड़ा समझा देती हूँ, मतलब जितना मुझे समझ में आया मैं आपको समझा देती हूँ। हो सकता है कि आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान हो तो आप मतलब इसको मैच कर लेना, एक तरह से एसिमिलेट कर लेना, या फिर अकोमोडेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कि नहीं मैडम आप गलत बता रहे हो, ये आंसर होगा, ठीक है। देखो ऑफिशियल आंसर की में जो है लर्निंग आंसर है, ठीक है। मैंने भी पहले सोचा कि इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन होगा, तभी जो है उसके इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो उस लर्निंग चैप्टर में, या फिर लर्निंग हम जो भी क्या कहते हैं कि जो परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, वो लर्निंग हो जाती है, ठीक है। हम पहले कोई भी एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद उस एक्सपीरियंस के थ्रू हम ये समझ जाते हैं कि ठीक है भाई अब अगर ऐसी सिचुएशन कभी आएगी जिंदगी में तो हम ये वाली चीज नहीं करेंगे, ये चीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, बुरा या अच्छा जो भी है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं तो देखो एक सपोज एक फूल है, फ्लावर है, ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, ये फ्लावर है, सपोज रोज का फ्लावर है, रोज में कांटे होते हैं, है ना। बच्चे ने इसको टच किया, रोज को तोड़ना चाह रहा था वो, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर इसमें कांटे हैं, उसने डायरेक्ट इसको तोड़ लिया, उसके हाथ में लगी चोट, उसको खून निकल आया। बच्चे ने क्या लर्न किया कि भाई फ्लावर तोड़ने से पहले जो है ना मैं देखूंगा, और ये चीज बच्चा जरूर देखा, जब नेक्स्ट टाइम वो फ्लावर तोड़ेगा ना तो जरूर देखेगा कि उसमें कांटे हैं कि नहीं है। और ये हमारी भी लर्निंग है, हम भी बड़े लोग हैं, सपोज हमें भी नहीं पता था, एक फ्लावर हमने ऐसा देख लिया, ठीक है, उसको हमने ले लिया हाथ में, जो भी ले लिया, ठीक है। जब मैं केवी में थी तो उत्तराखंड में एक प्लांट होता था कंडाली, तो उसको टच करते ही ऐसा हो जाता था कि आपके हाथ में जो है रैशेस हो जाते थे, जलन होने लगती थी, वो प्लांट ही ऐसा था, ठीक है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरा हाथ उस पर टच हुआ तब मुझे पता चला कि ये कोई ऐसा प्लांट है। फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, पूछा, तो पता चला कि हाँ भाई इस पर हाथ टच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत डेंजरस प्लांट है, ठीक है। तो मतलब ये मेरी लर्निंग हो गई, अब मेरी बिहेवियर में वो चीज परमानेंट हो गई। जितने भी साल में 3 साल में रही, मैंने जब भी कंडाली प्लांट देखा मैंने कभी नहीं टच किया, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा प्लांट है और बहुत ज्यादा कॉमन था वहां पर। तो ये एक तरह की लर्निंग होगी, क्योंकि मेरा जो रिस्पॉन्स था उस चीज को लेकर तो वो एक तरह से परमानेंट हो गया मेरे बिहेवियर में, वो लर्निंग होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुलाई, देखो स्टिमुलस क्या होते हैं। अब यहाँ पे रोज प्लांट था, इसके कांटे थे, वो स्टिमुलस है, वो कंडाली प्लांट है, वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होते हैं? उद्दीपन वो होते हैं जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट होते हैं, जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करने के बाद हमें कुछ ना कुछ उसका एक पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सिंबॉलिक स्टिमुलाई की बात हुई है। सिंबॉलिक स्टिमुलाई में आपके जेस्चर्स आ सकते हैं, है ना, आपकी साइन लैंग्वेज आ सकती है, ठीक है, आपके साइन बोर्ड्स आ सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स में आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे ना, इन सबको देख के आपने ट्रैफिक रूल्स में जब आपने लाइसेंस बनवाया आपको ये पता है कि हाँ भाई ये वाला रूल हमें फॉलो करना है ट्रैफिक में, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो क्या आप इसको हर बार ये करेंगे कि आप फॉलो नहीं करेंगे? नहीं, आप इसको फॉलो करेंगे, ये आपका बिहेवियर में जो है परमानेंट हो जाएगी लर्निंग। क्यों होगी? क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आपको चालान देना पड़ सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये सिंबॉलिक स्टिमुलाई हुए ना, तो ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स जो भी आपका रिस्पॉन्स इस पर आएगा वो क्यों आएगा? वो क्योंकि आपकी एक लर्निंग हो चुकी है कि अगर हमने इन कुछ किया तो हमें कुछ ऐसे से कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, या भाई हमें अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा करना चाहिए, कोई भी कंसर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए आपके रिस्पॉन्स जो है इन सिंबॉलिक स्टिमुलाई की तरफ ये आएंगे ही आएंगे। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग।
ओके, आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इससे ज्यादा मैं आपको इसमें क्लियर नहीं कर पाऊंगी, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं। तो ये अधिगम का एग्जांपल है। जितने भी इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं हमारे सिंबॉलिक स्टिमुलाई के प्रति, वो हमारे अधिगम होते हैं। और अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ एक बार आया, 2 बार आया, फिर हमने कभी किया ही नहीं, है ना, तो वो हमारा अधिगम होता ही नहीं है, वो लर्निंग होती ही नहीं है। वो क्या होती है आपकी, वो हैबिचुएशन हो सकता है जो एक टाइम पे आके छूट जाएगी, है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है, वो जो छूट जाएगी। एक टाइम पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एक टाइम पे आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो, वो परफॉर्मेंस वगैरह, हैबिचुएशन वगैरह, वो अलग चीजें हैं। जब लर्निंग क्या होती है, जब आप परमानेंटली अपने दिमाग में आपने उस चीजों को बिठा लिया है, फिर आपके जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो आपके लर्निंग पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो एम आई क्लियर टू यू? आई थिंक मतलब हो चुकी होंगी मैं क्लियर आपकी तरफ से, है ना। तो ये बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, और आंसर की में भी यही था, और मुझे भी अब लगता है कि यही आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको डाउट हो तो गाइज थोड़ा सा आप लोग भी सर्च करना, थोड़ा पढ़ना, क्योंकि मैं जितना समझा सकती थी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईईपी, यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान। ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है। और जो आईईपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। देखो ये आईईपी होते क्या है, एक्चुअली इनमें जो है पूरी प्लानिंग की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता कि अलग से प्लानिंग कर रहे हैं आप एक बच्चे के लिए। आपने पहले गोल सेट कर लिया, जो भी कर लिया, आपको पता है कि क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो आपको पता है क्लास में हर तरह का बच्चा होता है। ठीक है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन ये नहीं कहते कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर ही पढ़ाएगा इनको, नहीं, ये नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो इनकी स्पेशल चीजें हैं ना उसके लिए आप स्पेशल एजुकेटर हायर कीजिए। ठीक है, आप उसके लिए प्लानिंग थोड़ी सी अलग कीजिए, ये है। लेकिन इनके जो बेसिक गोल्स होंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे, वो कॉमन बच्चों के साथ ही होंगे। ठीक है, तो चलो इस पे थोड़ी सी नॉलेज मैंने आपको दे दी है, अब आप फटाफट इसका आंसर करो। करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर, भाई कौन सा आईईपी पर बेस्ड नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर, इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव्ड, यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए। देखो इसका आंसर सीधे सीधे होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होती है, हम हमेशा मिक्स्ड ग्रुपिंग करने की सोचते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो ये बोला जाता है कि आप मिक्स ग्रुपिंग कीजिए। आपकी उस ग्रुप मतलब आपके क्लास में हर तरह का बच्चा होना चाहिए, जिसको थोड़ा कम आता है, जिसको बहुत ज्यादा आता है, जो एवरेज है, ये सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे, तभी आपकी लर्निंग जो है बच्चों की बहुत अच्छी होगी। अगर आपने अलग कर दिया इन बच्चों को, सपोज आपने स्पेशल बच्चों को अलग कर दिया, आपने एवरेज वालों को अलग कर दिया, आपने हाई अचीवर्स को अलग कर दिया, तो ये क्या सीखेंगे आपस में? जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी क्लास में, कुछ सीखने के लिए होगा ही नहीं। आपके पास भी वही स्किल्स है, मेरे पास भी वही स्किल्स है, हम क्या सीखेंगे एक दूसरे से, है ना। तो कोऑपरेशन और जो हम कोलैबोरेटिव लर्निंग सब की बात करते हैं ना, वो सब आपका ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में होता है। तो एबिलिटी ग्रुपिंग तो आपको करनी नहीं है। इससे होता क्या है कि बच्चे बहुत ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, क्लास के नाम पड़ जाते हैं, ये नालायक बच्चों की क्लास है, एफ सेक्शन तो नालायकों का सेक्शन है, ए सेक्शन इंटेलिजेंट बच्चों का सेक्शन है, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये आईईपी कभी नहीं कहता इस तरह की सेग्रीगेशन करने की। इसमें आईईपी में बोला जाता है कि आपको बच्चे की लर्नर की स्ट्रेंथ देखनी है, बजाय की कमियां। उसकी कमियों पर फोकस मत कीजिए, उसकी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए। इंडिविजुअल्स गोल आपको अचीव करने हैं। आपको पहले गोल्स जो एम्स हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन आपको वही रखने हैं जो दूसरे बच्चों के साथ हैं। भाई एम्स तो आपको उस बच्चे के लिए भी वही टारगेट है ना, लेकिन उस एम्स के बाद जब आप गोल सेट करते हैं हर एक बच्चे के लिए, वो इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इस बच्चे के लिए जो है मुझे इतना इंप्रूवमेंट चाहिए, इस बच्चे के लिए मुझे इतना इंप्रूवमेंट चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स, आप पीयर लर्निंग को प्रमोट करेंगे क्लास में, ताकि वो बच्चे जो है सबके साथ मिलकर आ पाए। देखो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन में मेन क्राइटेरिया ये था कि जितने भी डिसेबल बच्चे होते हैं ना, जो शारीरिक रूप से विकलांग है या जो फिर मतलब थोड़े बहुत इंपेयरमेंट्स है जिनको भी, तो वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए, है ना। उनको आप सोसाइटी भी इनको अलग कर देती है और मतलब स्कूल भी अलग कर देंगे, तो वो बच्चे कहां जाएंगे। तो ये बेसिक आइडिया था इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, तो यहां पर हम इन तीनों चीजों का यूज करते हैं, लेकिन हम फोर्थ का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A generalized view or characteristic that ought to be possessed by men or women constitutes। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना, ये बहुत मतलब मैं कहूंगी कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो चलो बताओ फटाफट से। देखो इसका जेंडर रोल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, ये आपको पता है, ये आपके जेंडर रोल्स हैं। ठीक है, देखो वैसे तो जेंडर रोल्स जो है सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में आपको, ठीक है, ये पता होता है, आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का आपको पता चलता है। जेंडर रोल्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हाँ आपको ये पता है कि भाई मैं मेल हूं तो मेरे ये रोल है, मैं फीमेल हूं तो मेरे ये रोल है। ठीक है, फिर अपने अपने रोल्स पता है आपको, मेरे को मेरे पता है, आपको अपने पता है। ठीक है, वो जेंडर आइडेंटिटी जो है वो ही आप मेल है कि फीमेल है, ये आपकी जेंडर आइडेंटिटी है। ठीक है,
अब डिस्पैरिटी होती है जब आप भेदभाव करने पे आ जाते हैं ना, जेंडर असमानता। ठीक है भाई, मेरे घर में एक लड़का है एक लड़की है, तो मैं लड़की को नहीं पढ़ने दूंगी, मैं लड़के को भेजूंगी। ठीक है, ये मैं डिस्पैरिटी कर रही हूं। अब यहाँ पर क्या है कि जनरलाइज्ड व्यू, सामान्यीकृत, मतलब जो आम जनता में या आम लोगों में जो एक व्यू होता है किसी भी जेंडर को लेकर कि भाई मेल्स के ये रोल होने चाहिए, फीमेल्स के ये रोल होने चाहिए, वो क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, देखो अगर हम सिर्फ स्टीरियोटाइप्स को पढ़ें तो ये कुछ ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं जो पहले से हमारे दिमाग में होती हैं और हम पहले से ही बायस्ड हो जाते हैं, है ना। अगर मैं पहले की कास्ट सिस्टम की बात करूं तो कास्ट सिस्टम में 4 कास्ट थी। ठीक है, पहले को लोग पहले से ही बायस्ड थे, मतलब है तो आज भी, मैं मना नहीं करूंगी, कास्टिज्म आज भी सोसाइटी में है, किसी को भी बुरा लगने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है, ये ग्राउंड रियलिटीज अगर आप देखेंगे तो ये चीजें अभी भी प्रिवेलिंग है। ठीक है, खैर हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है कि आपने सोच लिया है कि हम भाई इस इंसान से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये यहां से आता है, इस इंसान से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये गरीब है। ठीक है, इस इंसान से हम दोस्ती रखेंगे क्योंकि ये अमीर है, अमीरों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है। ठीक है, ये आपके स्टीरियोटाइप्स हैं जो आपने दिमाग में बना रखे हैं। लेकिन जब आप जेंडर को स्टीरियोटाइप के साथ जोड़ देते हैं, इसमें स्पेसिफिकली हम जेंडर की बात करते हैं कि ठीक है भाई मेल है फीमेल है, ऐसा होना चाहिए। देखो सोसाइटी में कुछ लोग बैठ जाते हैं जो रूल्स बना देते हैं, है ना, जो मतलब कि बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी समझ के वो लोग कुछ रूल्स सेट कर देते हैं कि ठीक है लड़कियां हैं, लड़कियों को यहां तक पढ़ाएंगे। मतलब अभी भी आप गांव में जाएंगे ना, जो ठेठ गांव होते हैं जिसको मैं कहती हूँ, जहां पर एजुकेशन सिस्टम अच्छे से नहीं पहुंच पाया, वहां पर भी सेट रूल्स होते हैं कि इतने के बाद शादी कर देनी है। ठीक है, लड़कियां यहां नहीं जा सकती हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। ठीक है, ये वाले अगर हम अपने घर से बात करें तो आप देखिए जो छोटा बच्चा होता है तो पहले से ही माँ बाप ना ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग उनके दिमाग में होती है कि भाई ऐसा ऐसा, उसी सोच के साथ वो आगे बढ़ती है ना। इसको अच्छा घर बार मिलना चाहिए तो इसको ये चीजें सिखा दूं, काम भी सिखाना पड़ेगा लड़की को, कल को क्या कहेंगे कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। मतलब इस टाइप की चीजें चलती रहती हैं। लड़की है तो सिर्फ गुड़िया से खेलेगी, लड़का है तो सिर्फ गुड्डे से खेलेगा, और अगर वो लड़का जो है गुड़िया से खेल रहा है तो लोग क्या कहेंगे, बताओ लड़का होके गुड़िया से खेल रहा है। ठीक है, लड़का होके रो रहा है ना, लड़के तो रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते हैं? आपको पता है कि मतलब सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस जो होते हैं, हार्ट अटैक के केसेस जो होते हैं वो लड़कों में होते हैं, और इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि लड़के अपने इमोशंस को छुपाते हैं। ठीक है, वो लोग रोते नहीं है, पब्लिक में नहीं रोते हैं, जो भी रोते हैं, और जब आप अंदर की भावनाओं को बाहर नहीं निकालते हैं ना तो वो चीजें आपके जो दिमाग और आपकी जो ऑब्वियसली एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना हमारी बॉडी का, कितना स्ट्रेस झेलेगी। इसलिए मोस्टली हार्ट अटैक्स की जो ये चीजें होती हैं वो लड़कों के साथ होती हैं। और मैं भी एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि जितनी भी सुसाइड्स होती हैं ना, जितनी भी, वो मेल ज्यादा कर रहे हैं फीमेल से। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस इतना होता है और उसको मतलब उस स्ट्रेस को निकाल नहीं पाते हैं। और निकालना बेसिकली, देखो मेरे साथ तो ये है कि कोई चीज बहुत बुरी है तो रो लो, अकेले में रो लो जी, अपना हल्का कर लो, है ना, बात ही होती है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मेल्स को ये भी नहीं करने देती है। तो मतलब है दोनों तरफ से भेदभाव तो चलता ही रहता है, सिर्फ लड़कियां नहीं सफर करती, लड़के भी बहुत सफर करते हैं। तो आंसर नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, अगर आपको आंसर आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही दूंगी आपको। What cannot be visualized as a role of the teacher in teaching through problem solving। ठीक है, मतलब कि समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। मतलब आपको ये बताना है कि क्या टीचर का रोल नहीं होगा यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग जिनको नहीं पता है, आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक समस्या होती है, उस समस्या के हल के लिए बच्चों को जो है ये एक्टिविटी कराई जाती है। बेसिकली जब अगर पियाजे की बात करें तो जब 11+ ईयर्स में जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है तो उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, जिनमें से एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसी स्टेज में उसमें रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सब कुछ आ जाती है। तो हम कोई भी प्रॉब्लम देंगे उसको तो वो सॉल्व करने की कोशिश उसमें करता है। ठीक है, ये आप ग्रुप में भी करा सकते हैं, ये आप अकेले भी करा सकते हैं। कैसा हो सकता है कि 4 से 5 बच्चों का आपने ग्रुप बना दिया, या फिर आप इंडिविजुअली करा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट देखिए, इसके ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, असिस्ट स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम सिचुएशन कौन क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली टीचर करेगा ना। अगर टीचर प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करेगा तो बच्चे किसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आपने बच्चों को एक प्रॉब्लम दी है और बच्चों को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी होगा टीचर का रोल यहाँ पर भी। उसके बाद है असिस्ट स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग, स्टेटिंग द प्रॉब्लम। अब भाई कई हो सकता है कि आपने कैसी प्रॉब्लम दे दी है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आई, तो वो सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे? तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या, उसको अच्छे तरीके से आपको स्टेट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट आपको ये करना है इसमें। ठीक है, मतलब अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें 2 तरीके के मीनिंग निकलते हैं ना, कुछ बच्चे कुछ चीज समझ रहे हैं, दूसरा बच्चा कुछ और चीज समझ रहा है कि प्रॉब्लम ये है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ और होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में बच्चे अपने आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम को क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो ये भी टीचर का रोल है। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्ट स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड क्रिएट फियर फ्री एनवायरनमेंट।
फियर फ्री एनवायरमेंट्स, फियर फ्री, ओके, मतलब भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना, ठीक है, ऑफ को हटा देना, ये थोड़ा टाइपिंग एरर की वजह से है। तो क्रिएट फियर फ्री एन एटमोस्फियर, मतलब भय मुक्त वातावरण को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फ्रीली अपने फ्री माइंड से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सके। तो ऑब्वियसली आपको ऐसा भी क्रिएट करना है, अगर आप फियरफुल एनवायरमेंट देंगे बच्चों को तो फिर तो बच्चा डर ही जाएगा, वो क्या प्रॉब्लम सोल्व करेगा। तो इसलिए हमें डर से मुक्त एनवायरमेंट देना उसको, ठीक है, ऐसा। तो ये भी होगा। तो क्लियरली यहां से ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाता है आपका ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको समझना ध्यान से। असिस्ट स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देखो आप यहाँ पर आप असिस्ट कर रहे हो बच्चों की, चलो बेटा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम मतलब निकालो फटाफट से। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम बच्चे को अपने आप करने देते हैं, ठीक है, आप डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते कि आप सॉल्यूशन ही निकाल के दे रहे हो बच्चे को, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे बच्चे को थोड़ा अकेला छोड़ना पड़ेगा ताकि बच्चा अपने सॉल्यूशंस के साथ आए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ये नहीं है कि टीचर ने हेल्प कर दी उसी के बाद आप कर पाएंगे। देखो प्रॉब्लम को आपको बताना है कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको ये समझाना है कि प्रॉब्लम में करना क्या है, लेकिन उसके सॉल्यूशन आप बच्चे को फाइंड आउट करने देंगे। अगर हम चार ऑप्शन में से देखें तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, मतलब जो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। देखो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन भाई ये थोड़ी है कि अब बच्चे आपके अकॉर्डिंग कुछ एप्रोप्रिएट हो सकता है कि बच्चे कुछ नए सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आए, है ना। तो हमें बच्चों को सोचने देना है, ना कि अपने एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस उन पर थोपने हैं या फिर भाई आपको इस तरह का सॉल्यूशन निकालना है। नहीं, आपको बच्चों को इस चीज में फ्री छोड़ना है कि आप आइए, आप बताइए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है कि भाई देखो हमारी क्लास में जो है इस तरह की समस्या उठ के आ रही है, अब सब लोग अपना विचार बताओ इस पर, ये प्रॉब्लम है और इस पर 2 दिन काम करो और हमें बताओ कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है बच्चे खुद बताएंगे, आप अपने आप से ही नहीं बताना कि ये एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए चाइल्ड टेक्स अ फेवरेट बुक एंड रीटेल्स, ये रीटेल्स होगा, थोड़ा टाइपिंग में एरर्स हैं, रीटेल्स द स्टोरी ऑफ फन बाय यूजिंग पिक्चर्स एज क्यू। तो भाई एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में प्रयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, ठीक है। भाई उसने एक बुक उठाई, ठीक है, बुक में कुछ पिक्चर्स थी, ठीक है, कुछ पिक्चर्स थी, बच्चे ने पिक्चर्स देखी और पिक्चर्स के थ्रू ही वो कुछ कुछ बोलने लग गया, ठीक है। पिक्चर्स को उसने क्यूज के रूप में लिया और उसके बाद वो मतलब एक तरह से सुनाने लग गया अपने मुंह के, मतलब ऐसे अपने आप से बोल के सुनाने लग गया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो रहा है स्टोरी में, अब ये हो रहा है स्टोरी में, ठीक है। मतलब एक तरह से वो स्टोरी की रीडिंग कर रहा है, ठीक है, रीडिंग तो कर रहा है वो, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, पिक्चर्स के थ्रू कर रहा है। लेकिन उसको एक्चुअल रीडिंग अभी नहीं आती है ना, अभी रीडिंग उसके सामने वर्ड्स तो है ही नहीं, उसने सिर्फ अपनी मनपसंद किताब लिया है और किताब ली है और उसके बाद जो उसके चित्र हैं उनको सुराग मानकर उसने एक स्टोरी को पढ़कर सुनाया आपको, ठीक है। एट व्हाट प्रोसेस स्टेज या कंपोनेंट डज शी और ही डेमोन्स्ट्रेट, तो वो कौन से चरण पर है ये आपको बताना है, कौन सी प्रक्रिया को कर रहा है, ठीक है। देखो आख्यान तो नहीं है, नैरेटिव तो ऐसा होता है जो आपने आंखों देखी देखा हो, फिर आप एक किस्सा सुना रहे हो, तो वो तो नहीं है। सिंटैक्टिक अवेयरनेस भी नहीं होगी यहाँ पर। इमरजेंट लिटरेसी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो इमरजेंट लिटरेसी होती है एक चीज, उसमें आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों आ जाती है इमरजेंट लिटरेसी में। इसका मतलब क्या होता है, देखो इमरजेंट रीडिंग का मतलब ये है कि रीडिंग के प्रोसेस से पहले, ठीक है, मतलब अभी बच्चे को रीडिंग अच्छी तरीके से नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही वो कुछ ऐसी चीजें शो कर रहा है कि उसको रीडिंग आ गई है, ठीक है, मतलब वो रीडिंग के वे में है, रीडिंग सीखने के रास्ते में है, ओके। मतलब देखो प्री रीडिंग कह सकते हैं हम इसको, है ना, जब बच्चा पिक्चर को देख के उसकी कहानी सुनाने लग गया है, भाई ठीक है। रीडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके सामने कहानी लिखी हुई है, ठीक है, एक पेज पर, तो आप उसको पढ़कर सुना रहे हैं, आपको समझ में भी आ रही है प्लस आप पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ने में आपका पढ़ना प्लस समझना दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, तो वो आपकी रीडिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, उसको भी फुल स्टोरी वर्ड टू वर्ड पढ़नी नहीं आई है, लेकिन वो पिक्चर से क्लूज ले रहा है, ठीक है, क्यूज ले रहा है, हिंट्स ले रहा है, और उसके बाद वो रिटेल कर रहा है, स्टोरी को दोबारा सुना रहा है आपको कहकर कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा है। तो ये उसकी प्री रीडिंग आप कह सकते हो, जिस रीडिंग से पहले के स्टेज में है वो, और ये होते हैं इमरजेंट लिटरेसी के पार्ट है। इमरजेंट रीडिंग भी आती है इसमें, राइटिंग भी, ठीक है, यानी कि पढ़ने से पहले ही बच्चा ऐसी चीजें शो कर रहा है कि वो पढ़ने के रास्ते में है अभी, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं इमरजेंट रीडिंग या इमरजेंट लिटरेसी होती है बेसिकली टर्म जो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रीडिंग की बात की गई है, ठीक है। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का मतलब ये होता है साउंड से रिलेटेड होती है फोनोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे साउंड्स का रोल नहीं है, यहाँ तो उसने पिक्चर को देखा है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, रीडिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे साउंड्स की बात नहीं करी गई, यहाँ पे उसकी एग्जैक्ट रीडिंग की बात की गई है कि उसने पिक्चर के थ्रू क्लूज लेके रीडिंग करी है, ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बाय द वे मैं आंसर की भी देखी है मैंने, ठीक है, और उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि ग्रेड अप में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं 5th 6th, मतलब लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स देखे थे मैंने, तो देखो
ग्रेड अप वालों ने क्या कराया है क्या नहीं कराया मुझे इसको नहीं, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है और ना मैंने देखा है। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मैं आंसर्स आपको एग्जैक्ट जो है आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और पिछले जो हमने वीडियो की थी उसमें 8th क्वेश्चन पे मैंने कहा था ना कि मेरे को डाउट था, वो डाउट मैंने आपका क्लियर किया था खुद पढ़ के। तो मैं ऐसे नहीं है कि रैंडमली आपके सामने आ रही हूँ, मैं प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ के ही आपको नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, तो भाई अब मुझे नहीं पता ग्रेड अप वालों ने क्या समझाया आपको क्या नहीं, लेकिन ये जो आंसर्स मैंने आपको कराए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कराए, प्लस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की सहायता से आप इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट बताओ। ट्यूटोरियल, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, मॉडलिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, करके बताओ। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है आपको पता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, है ना। बैंडुरा की मैंने आपके सामने बैंडुरा के क्वेश्चंस कराए थे लर्निंग के पिछली वीडियोस में। तो बैंडुरा ने क्या बोला था कि जो बच्चे हैं वो मॉडलिंग करके सीखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, है ना। और दूसरों को ऑब्जर्व करके जब आप एक्टिंग करके इमिटेट करके सीख रहे हैं, वो आप कंप्यूटर पे थोड़ी करेंगे, वो तो आपका खुद का वैसा वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो नहीं होगा। ट्यूटोरियल्स आप करा सकते हो कंप्यूटर पे, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन भी आप कंप्यूटर पे ले सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आप कंप्यूटर पे कर सकते हो ना, मैप्स के थ्रू, पाई चार्ट्स के थ्रू, ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन की जो टेक्निक्स होती हैं वो आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, एक्सेल में काम कर सकते हो, वर्ड्स में काम कर सकते हो, और भी कंप्यूटर की आप लोगों को नॉलेज होगी तो आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन हम वहां से निकाल सकते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन भी हम ले सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया, गूगल फॉर्म से लेकर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये सब कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स भी हम दे सकते हैं, जैसे मैं आपको एक ट्यूटोरियल ही दे रही हूँ एक तरह से, है ना। अब बात आ गई मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग पर्टिकुलरली एक बिहेव को कॉपी करना होता है ना। आपने एक बिहेवियर देखा, उसको ऑब्जर्व किया, फिर आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो वो कॉपी तो आप अपने आप करेंगे ना, कंप्यूटर से कैसे उसको कॉपी करवाएंगे, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो इसका सी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंप्यूटर असिस्टेड नहीं है। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू हैंडल ए रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टूडेंट वुड बी। तो कौन सा इनमें से बेस्ट वे होगा किसी भी रॉन्ग रिस्पॉन्स को हैंडल करने का। ठीक है, किसी बच्चे ने गलत आंसर दे दिया है, उस केस में आप क्या करेंगे, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है वैसे तो, चलिए देखते हैं आप आंसर कर पाएंगे कि नहीं। टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन, आप दोबारा वो सब्जेक्ट मैटर समझा देंगे उस बच्चे को कि हाँ भाई ऐसे था और बैठ जाओ। टू टेल द स्टूडेंट व्हाट योर आंसर इज रॉन्ग, आप बताएंगे बच्चे को नहीं आपने गलत किया है। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, आप उस बच्चे के सामने उसको खड़ा कर दिया, उसने आंसर नहीं दिया, आपने दूसरे बच्चे को कह दिया अरे इसको तो पता ही नहीं, तुम दो अब आंसर। टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर, आप बच्चे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसको कहेंगे कि आप दोबारा कोशिश करो, क्या पता आप सही कर दो, है ना। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो अब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्यों होगा, इसका कंपैरिजन हमें दूसरे ऑप्शन के साथ करना पड़ेगा। पहली बात कि आप बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे कि आपने गलत किया है ना, ये तो आपको टेक्निक यूज ही नहीं करनी है। ये तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कहती कि आप बच्चे को सामने सबके ह्यूमिलेट कर दो कि आपने तो गलत किया है। मतलब बच्चे को फीडबैक भी पॉजिटिव देना है, ये कहता है एनसीएफ, है ना। ये कहता है कि आप डायरेक्टली ये मत बोलो आपने गलत किया है, वो कहते हैं कि नहीं आप पॉजिटिव फीडबैक दो, फीडबैक के थ्रू दो। आप फीडबैक किस वे में दे रहे हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, अगर आपने बच्चे ने नहीं बताया आपने दूसरे को दे दिया, ये चीज ना पहले होती थी हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच है ये लर्निंग की कि हमने आंसर नहीं दिया तो हमें बैठा दिया, तुम छोड़ो तुम आंसर दो। मतलब फिर इस बच्चे ने सीखा क्या, अब उसको ये भी नहीं पता, उसको ये तो समझ में आ गया कि मेरा आंसर गलत है, लेकिन उसको ऐसे बैठा दिया। ठीक है, उससे कुछ पूछने की भी कोशिश नहीं करी कि आपको क्यों नहीं आंसर आया, कुछ जानने की कोशिश नहीं करी, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर, ये ठीक हो सकता है ना, ये ए ठीक हो सकता है, लेकिन हमें ज्यादा इफेक्टिव ढूंढना है, बेस्ट वे ढूंढना है। तो देखो आपने सिर्फ सब्जेक्ट मैटर बता दिया अगेन दोबारा से। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया कि आपने बच्चे को क्या रोल दिया, यहाँ पे आपने कहा है कि आपने एक्सप्लेन किया और आपने बच्चे को दूसरा चांस दिया, है ना। जब हमें खुद को जब दूसरा चांस मिलता है, सपोज हमें एक बार किसी केवीएस के एग्जाम में मान लो हम नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन हमें दूसरा चांस मिला, तो हमें कितनी खुशी होती है ना कि चलो हमें दूसरा चांस मिल रहा है, हम इसमें गलती नहीं करेंगे या जो भी करेंगे। तो ये मतलब ह्यूमन नेचर है, आपको दूसरा मौका तो देना ही पड़ेगा ना बच्चे को। आपने खुद अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और आप कहेंगे बच्चे को बेटा चलो आप कोई बात नहीं अब बताओ, आप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना अब बताओ, और फिर बच्चा खुद रियलाइज करेगा कि हाँ भाई पहली बार मैंने गलती कर दी थी और आपने गलत भी नहीं बोला बच्चे को, बच्चा समझ भी गया चीज को, है ना। तो ऐसे करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में करवा चुकी हूँ जब मैं पियाजे-वाइगोत्स्की करा रही थी, तो ठीक है, बस अभी सिर्फ आंसर को देखेंगे, आप सभी को पता ही होगा। सेंसरी मोटर में आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, प्री ऑपरेशनल में आपका ईगोसेंट्रिज्म होता है, कंक्रीट में आप रिवर्सिबल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लॉजिकल आपकी चीजें जो है वो लॉजिकल हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को लेकर। आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके सामने कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो आप उनके प्रति रिवर्सिबल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशन में आप डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाते हो, ठीक है, तो ये तो दो तो होंगे ही नहीं, इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस और रिपीटेटिव टास्क की पियाजे बात नहीं करते हैं। तो सेंसरी मोटर का सेकंड हो गया, बी का आपका थर्ड हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था डिटेल में, जो पियाजे-वाइगोत्स्की की थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था। अब देखो इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। आप लोग कह रहे थे कि इजी है, तो ये अब केवीएस का ही पेपर है, अब खुद देखना कि 20 में से कितने नंबर मिले हैं आपको अगर इस क्वेश्चन पेपर को आपने सोल्व किया होता तो। सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, भाई सोशल मैच्योर है, सोशली आप मैच्योर हैं, सामाजिक रूप से आप परिपक्व हो गए हैं, ये इनमें से किसके थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है, चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर। एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यदि आप मित्रों को जीतने और लोगों को प्रभावित कर सके, ठीक है, तो इसके थ्रू आप सोशल मैच्योर हो जाएंगे। हाई लेवल ऑफ पर्सनल, अपना खुद का एडजस्टमेंट आपको करना आ गया हो, या फिर आप उच्च स्तर की सामाजिक समरसता आप में आ गई हो, ठीक है, या फिर आप में इंटीग्रेशन है, मतलब आप व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समाज की आवश्यकताओं दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और दोनों में आपने समन्वय कर लिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए फटाफट। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, सबसे सही भी यही लग रहा है, मतलब अगर आप देखें तो अपने नजरिए से आप देखेंगे तो यही लगेगा। देखो इसमें सिर्फ पर्सनल लेवल की बात की गई है, इसमें सिर्फ सोशल लेवल की बात करी गई है, जबकि दोनों का मिक्सचर चाहिए हमें, उसी को तो बोलते हैं सोशल मैच्योरिटी। जब आप अपनी आवश्यकताओं और समाज की आवश्यकताओं के बीच समन्वय कर लेते हैं आप, ठीक है, दूसरों को समझने लग जाते हैं, अपने आप को तो समझते ही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप दूसरों के साथ भी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दूसरों की भी पर्सपेक्टिव को समझने लग जाते हैं, तो वो आपका सोशल मैच्योरिटी कहलाती है। तो ये दो तो हट ही गए। एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आप दोस्तों को जीतना और लोगों को प्रभावित करना, है ना। अब प्रभावित करना मीन्स क्या, आप तो ऐसे सब किसी की झूठी तारीफ करके भी लोगों को प्रभावित कर सकते हो, है ना, मतलब मीठा मीठा बोल बोल के भी अंदर से मन में कुछ और भी हो सकता है। तो ये तो सोशल मैच्योरिटी नहीं हुई ना। सोशल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब आप समाज की आवश्यकताओं और अपनी आवश्यकताओं के बीच में आप एडजस्टमेंट करना सीख गए हो, आपको पता होता है कि कहाँ आपको झुकना है, कहाँ आपको नहीं झुकना है, ठीक है, आपको कौन सी चीजों में स्पष्ट बात कहनी है, कौन सी चीजों में नहीं कहनी है। मतलब जब आपको इस तरह की चीजें आ जाती है ना, जब आप दोनों की डिमांड्स में जो है एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, तो वो आपकी सोशल मैच्योरिटी कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन, प्लगिंग दैम इज डन थ्रू टीम टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रीटीचिंग, रेमिडियल टीचिंग। तो फटाफट बताइए इसका आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको शायद लास्ट में डायग्नोस्टिक कराया था तो उस टाइम पे मैंने बताई भी था, आपको ये चीज बताई भी थी। तो देखो क्या करेंगे, आप को जब लर्निंग गैप्स पहचानने हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ ऑप्शन दिए थे, जैसे कि 73 + 24 ऐसे बच्चा प्लस करता है, सपोज 9 है, ठीक है, यहाँ पे 12 लिख देगा, यहाँ पे 9 लिख देगा, ठीक है, तो कुछ लर्निंग गैप्स है। ये तो सिर्फ इसका है, सपोज आप कोई कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं, आपने क्लाउड्स का कंसेप्ट सिखाया बच्चे को, है ना, उसको समझ में नहीं आया क्लाउड्स क्या है, कुछ ना कुछ लर्निंग गैप्स रह जाते हैं। कोई बहुत सारी चीजें होते हैं जो आप सिखाते हैं पर बच्चे उसको किसी और डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, मतलब उनको अपनी समझ के अकॉर्डिंग कुछ और ही समझ लेते हैं ना, तो कुछ लर्निंग गैप्स हमेशा रह जाते हैं। तो वो आप किस तरह से करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था ना कि 5वीं क्लास का एक टेस्ट लिया गया था मैथ का, जिसमें मोस्टली बच्चे फेल हो गए, तो मैंने क्या कहा था, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लिया है, उसके बाद आप डायग्नोसिस करेंगे कि इतने सारे बच्चे फेल कैसे हुए ना, ये आप पता लगाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू, ठीक है, डायग्नोसिस करेंगे बच्चों का, बच्चों से कारण जानने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअली आप करेंगे या फिर ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जब कारण पता चल जाएगा तो आप करेंगे रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग। अब आप सुधारात्मक शिक्षण करेंगे, ठीक है, उपचारिक शिक्षण करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको लर्निंग गैप्स पता चल गए हैं, ठीक है, और मतलब प्लगिंग दैम इज डन थ्रू, मतलब आपको लर्निंग गैप्स पता चल चुके हैं, अब उनको आप कैसे निराकरण करेंगे, उनका किस तरह से उनको भरेंगे, वो आप किसके थ्रू करेंगे, आप रेमेडियल टीचिंग के थ्रू करेंगे, है ना। हम वीक लर्नर्स को अगर पढ़ाते हैं तो हम ऐसे तो करते हैं रेमेडियल टीचिंग, भाई इन बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आया, आपने डायग्नोसिस किया कि क्या कारण रह गए, कौन से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्कूल करिकुलम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, तो स्कूल करिकुलम यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे, तो बताओ फटाफट। द कंप्लीट एरे ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, ऑल द मटेरियल्स यूज्ड टू फर्दर pupils एक्टिविटीज, ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस इन द स्कूल, सम टोटल ऑफ नॉलेज टू बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, ठीक है, ये बताना है।
तो देखो इसका कंप्लीट एयर ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी पे जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका कंप्लीट एक वो पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी आपके सामने है, आपको वो करना है। ऑल द मटेरियल्स यूज टू फर्दर पीपल्स एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब उनकी एक्टिविटीज को और बढ़ाने के लिए कुछ और भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ मटेरियल की बात हो रही है। कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस इन द स्कूल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आपने जो भी एक्सपीरियंस स्कूल में दिया है, भले ही वो कुछ भी है, भले ही वो आपका एनुअल फंक्शन भी आ गया उसके अंदर, आपके कार्निवल्स भी आ गए उसके अंदर, आपने कोई एक्टिविटी कराई है, आपने कैंपेनिंग कराई है, आपने कोई शपथ समारोह रखा था, सब कुछ जो भी आप स्कूल में करा रहे हैं वो सब कुछ आपके करिकुलम का पार्ट होता है, ठीक है। सम टोटल ऑफ नॉलेज टू बी प्रोवाइडेड, क्या नॉलेज, मतलब यहाँ पे सम टोटल ऑफ नॉलेज, कौन सी नॉलेज, कौन से ज्ञान की बात आप कर रहे हैं, है ना, प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, यहाँ पे फिर स्कूल अलग से मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये आप इसका नहीं हो सकता आंसर। मतलब अगर हम इनमें से सटीक आंसर देखें ना तो ऑप्शन नंबर सी बेस्ट बैठता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में आप अनऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पे सम टोटल ऑफ नॉलेज बोला गया है, अब इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है कि किस तरह की नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है ना, अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल करिकुलम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तो करेक्ट जो भाषा का यूज किया गया है वो ऑप्शन नंबर सी में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कंप्लीट एयर ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंसेस भी ऐड करने पड़ेंगे। कोर्स ऑफ स्टडी तो जो भी आप कोर्स में पढ़ते हैं वो तो करना ही होता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं जो स्कूल में होती रहती हैं, वो भले ही आपका सफाई अभियान हो, वो भी तो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है ना, तो वो भी आपका किस में आता है, स्कूल करिकुलम में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको भाषा समझनी थी, उसके अलावा इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आप देखो कि क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें शायद आपने इतना सब कुछ ना भी पढ़ा हो, लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप टीचर हैं तो आप किस तरह से डील करेंगे चीजों को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस वही है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए कि यहाँ पे बच्चों के हिसाब से आपको किस तरह से डील करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, ट्राई करो, मतलब अगर फर्स्ट टाइम देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है ना हेरिडिटी एनवायरमेंट का। ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाले में नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था इसको मैं तभी लूंगी जब आपका पेपर लूंगी ये वाला, ठीक है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा कि भाई हेरिडिटी यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ना इन पे मतलब हेल्पिंग वर्ब से और इन सब पे मॉडल्स वगैरह पे ध्यान देना है। इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, इट इज अ प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो, ठीक है। जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना वो देखना एक बार। उसके बाद इट इज अ प्राइम डिटर्मिनेंट हाउ फार वी कैन गो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट में कि कुछ मानते हैं कि हेरिडिटी का ज्यादा रोल होता है, कुछ मानते हैं कि एनवायरमेंट का ज्यादा रोल हो रहा है, लेकिन ये 50-50 भी नहीं है रेशो, ठीक है। ये मत समझना कि 50-50 रेशो में काम करता नहीं, हो सकता है किसी बच्चे में हेरिडिटी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एनवायरमेंट का कम हो गया, किसी में जो है हेरिडिटी कम है, एनवायरमेंट ज्यादा अच्छा मिल गया तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। तो ये रेशो जो है ना वेरी करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सी और डी ऑप्शन की, तो यहाँ पे प्राइम की बात कर दी इन्होंने पहले कि भाई ये मुख्य निर्धारक होता है, ये बताएगा कहां तक जाएंगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता, मुख्य तो हो ही नहीं सकता ना। नेक्स्ट अगेन यही है कि हम कहां तक जा सकते हैं। देखो जा सकते हैं में है संभावनाएं होती हैं, है ना, और जाएंगे में ये होता है कि हाँ भाई जाएंगे ही, ठीक है, वो चीज तो होगी ही। तो यहाँ पर संभावना है, ठीक है, संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइम बोल दिया है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर संभावना है कि ये डिटरमाइन कर सकती है कि हम कहां तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली हेरिडिटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो एनवायरमेंट अच्छा ना मिले तो पूरा रोल जो है हेरिडिटी निभा जाती है वहां पर, ठीक है। अगर एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिले तो क्या पता है कि इस हेरिडिटी को जो है सरपास कर जाए और फिर एनवायरमेंट के थ्रू बच्चा और अच्छे से लर्न कर पाए। तो मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि ये एक तरह से डिटरमाइन करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। हो सकता है कि वहां तक जा सकते हैं या फिर ना भी जा पाए, है ना, दोनों केस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे, मतलब ये तय कर देती है कि हम कहां तक जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं कहूंगी शब्दों से खेला गया है, वरना क्वेश्चन जो है अगर डीप नॉलेज अगर आपको पता है ना कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट है, अच्छी तरह से सोचना पड़ता। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि मैं क्वेश्चन गलत नहीं कर सकती थी, हो सकता है मैं भी ये क्वेश्चन गलत
कर सकती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मतलब मैं बहुत परफेक्ट हूँ या मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मतलब मैं बिल्कुल ठीक करके आती, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन था फंसाने वाला, है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन फंसाने वाला था। तो मैंने आपको ये अपने तरीके से समझा दिया है कि इसमें से हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइम की बात हो गई तो मुख्य तो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मुख्य होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि जाएगी, अब यहाँ पे है वी कैन गो, ये बस मतलब संभावनाएं दर्शाई जा रही है इसमें। हाँ भाई, संभावना तो ऑब्वियसली होती है, एनवायरमेंट भी तय कर सकता है और हेरिडिटी भी तय कर सकती है ना, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कहां तक जाएंगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मतलब बस बात है समझाने की, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ तो ऑब्वियसली मैं प्रिपेयर करके आती हूँ थोड़ा सा कि मुझे किस तरह के एग्जांपल्स देने हैं, किस तरह से मैंने देखना है, और मैं बुक्स सब कुछ देख के आती हूँ, ऐसे बिना देखे कुछ भी मैं नहीं आती हूँ आपके सामने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ ए मल्टी लेवल सिचुएशन, ठीक है, मल्टी लेवल सिचुएशन यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लेवल के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज एवरेज, वीक, ठीक है, डिसेबल, सब लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं सब। तो इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या होता है वो आपको बताना है। सीकिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, ठीक है, मतलब कि विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना। क्लास साइज एक्सीडिंग 30, मतलब क्लास साइज 30 से ज्यादा हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एड्रेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट ग्रेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब लर्निंग नीड जो होती है डिफरेंट लेवल के बच्चों की, और मतलब जो डिफरेंट ग्रेड्स के हैं उन सब के साथ एक तरह से हमें हर चीज को लेके चलना पड़ता है। या फिर अरेंजिंग अप्रोप्रिएट टीएलएम, तो मतलब यहाँ पे इशू है मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, यहाँ पे एक तरह से महत्वपूर्ण विषय की बात की गई है कि जब आपके पास मल्टी लेवल क्लास है तो उस टाइम पे आपके लिए सबसे बड़ी कंसर्न क्या होती है, सबसे बड़ा आपके पास मुद्दा क्या होता है जानने का, ठीक है। तो देखो, सीकिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, तो भाई कोऑपरेशन तो आप ले ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे आपकी बिल्कुल सारी बात नकार देंगे। कोऑपरेशन तो होता है क्लास में, जनरली आप क्लास में जाते हैं ना, आप कहते हैं कि बेटा इसकी हेल्प कर दो, बच्चे करते हैं, वो इतना मना नहीं करते आपको कि नहीं हम तो मैडम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। 2-4 बच्चे होते हैं अड़ियल, लेकिन वो भी टैकल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्लास साइज की आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है ना, मतलब सिर्फ ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब लोग 70 बच्चों को भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मतलब बता रही हूँ मैं आपको, ये इशू आप ऐसे उठा नहीं सकते कि मेरी क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इवन 40 का रेशो तो आप मानकर ही चलिए हर क्लास में जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, आपको डिफरेंट ग्रेड्स के डिफरेंट लेवल के बच्चों के मतलब एक साथ देखना पड़ेगा, ठीक है, मल्टी लेवल। अब देखो हो सकता है इस मल्टी लेवल में बहुत सारी चीजें, सपोज आपको 6-7 के बच्चों की एक साथ क्लास लेनी पड़ रही है, कभी स्कूल में से सिचुएशन आ जाए, ठीक है, फिर वही एवरेज, बिलो एवरेज और हाई अचीवर्स वालों की एक साथ क्लास लेनी पड़ रही है, तो हर किसी का आपको लेवल देखना पड़ेगा, हर किसी की आपको ग्रेड चेक करनी पड़ेगी एक साथ, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है टीचर के लिए, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि खराब चीज है, नहीं खराब नहीं है, बट ये चैलेंज बन जाता है। मुख्य इशू हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम किस तरह से हर बच्चे की नीड्स को कैटर कर पाएंगे, ठीक है, मतलब इतने सारे बच्चे हैं, लेवल के हैं, और आपको ये जिम्मेदारी दे दी गई है, आप मना नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ए गवर्नमेंट टीचर और यू आर ए प्राइवेट टीचर, मतलब आपकी एक तरह से मैं कहूंगी कि आपका पूरा एक कर्तव्य बनता है कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। तो उस केस में आपको आपके लिए सबसे बड़ा विषय जो है यही होना चाहिए कि आप हर बच्चे के लेवल के अनुसार उसकी नीड्स को आप कैसे कैटर करेंगे, ठीक है। और अप्रोप्रिएट टीएलएम, भाई टीएलएम इज नॉट अ बिग इशू, टीएलएम का कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, अगर आपके पास एक टीएलएम भी है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और मतलब अप्रोप्रिएट टीएलएम ये तो अरेंज हो ही जाते हैं, ये इशू नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। और